नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम इंगड़े आप सभी का डॉक्टर इंगड़ेज करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर हरकिशन ममतानी। डॉक्टर हरकिशन ममतानी हैज डन हिज एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर एंड हिज एमडी इन साइकेट्री फ्रॉम निमहांस बैंगलोर। तो हरकिशन तुम प्रॉपर नागपुर के ही हो? हाँ जी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर। ओके। एंड स्कूलिंग कैसे हुआ बचपन में? तो स्कूलिंग अपना था भवंस नाम का स्कूल है यहाँ। हम्म। भारतीय विद्या मंदिर का एक नेशन वाइड चेन रहता है। मैं नागपुर में सिविल लाइंस ब्रांच में हम्म। नर्सरी से 10th तक मैं वहीं था। ओके। फिर 11th और 12th में डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज में ओके। मेरा आगे का एजुकेशन तो हुआ। ये तो काफी टॉप इंस्टीट्यूट ही है आई गेस नागपुर के, मतलब बचपन से तो यू मस्ट हैव फेस लॉट ऑफ कंपटीशन इन स्कूल आल्सो। ओह यस यस प्रीटी मच। मतलब मुझे याद है कि वहाँ जो कंपटीशन देखा है, मुझे लगता है उसके आगे मैंने कहीं नहीं देखा इस लेवल का कंपटीशन, क्योंकि शायद हर तरफ से पूरा क्रीम आता था इंडियन इंस्टीट्यूट्स में। तो भवंस बोलो या डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज बोलो, काफ़ी सिंसियर हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड स्टूडेंट्स, हर तरह के स्टूडेंट्स रहते थे। सो वेरी टफ कंपटीशन थ्रू एंड थ्रू। तो तुम मतलब जैसे क्लास में मेरे हिसाब से 3-4 सेगमेंट के स्टूडेंट्स रहते हैं हर कोई क्लास में। एक बहुत ही स्कॉलर रहते हैं, एक थोड़े से स्कॉलर लोगों को फॉलो करने वाले रहते हैं, एक उससे कम और एक फिर बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करने वाले बच्चे रहते हैं। तो तुम अपने आप को कैसा असेस करते हो? कौन से स्टूडेंट में यू फाइंड योरसेल्फ? मतलब आई थिंक ये बहुत ही आर्बिट्रेरी सा वो है। हाँ। मैं समझना चाहूँगा कि मैं लिटिल बिट ऑफ एवरी सेगमेंट हूँ। ओके। मतलब शायद कुछ समय पर जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैंने बहुत पढ़ाई भी कर ली होगी। लेकिन जब लगा कि नहीं, अब थोड़ा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में पढ़ाई से हट के ध्यान देना है, तो वहाँ भी ध्यान चला गया काफ़ी हद तक। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म भी मिला है फैमिली से उसको लेकर। तो मैंने ये कह सकता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ़ में हर चीज़ थोड़ी बहुत तो की है। तो ये जो स्कूल्स थे तुम्हारी, ये प्योर मतलब कैसा है, हमारे दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो माध्यम था, मीडियम था, वो टोटल इंग्लिश ही था तुम्हारा बचपन से लेके कॉलेज तक? हाँ, मतलब पूरी तरह इंग्लिश मीडियम मेरा एजुकेशन रहा। राइट। ओके। हुँ। ओके। तो तुम ओवरऑल एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारा बचपन से ही था, मतलब तुम जैसे बोल रहे हो कि यू आर पार्ट ऑफ ऑल सेगमेंट्स जैसे क्लास में, तो तुम्हारे एक अच्छे फ्रेंड्स एंड सब थे ही हमेशा से। तो जो इंस्पिरेशन फॉर स्टडीज थी, तो वो तुमको क्या लगता है कि वो एक तुमने सीरियसली कब लेना शुरू किया है पढ़ाई को? ओके। अब ये है कि वो डिलिनेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हुँ। बट आई थिंक राइट फ्रॉम अर्ली इयर्स हुँ। पेरेंट्स का थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता ही था पढ़ाई को ओके। लेकर। हुँ। तो तभी से वो मोल्ड वैसा हो गया मैं कि पढ़ाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड रहना है, स्पेशली एट क्रूशियल पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो मोर और लेस पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस रहा हूँ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, ऐसा कह सकते हैं। मतलब ऐसा बचपन से 5th 7th या 10th ऐसा कोई स्टैंडर्ड एक अगर बोलना है अपने को तो मैं तो बोलूँगा शायद 5th से भी पहले। तो पहले से ही थोड़ा-सा हाँ। स्टडीज़ के लिए ज़्यादा ही अटेंशन था। एंड घर पे कैसा माहौल था ये पढ़ाई को लेकर? घर पे मतलब बहुत ज़्यादा पुश करते थे पढ़ाई को लेकर। सो मेरे दोनों पेरेंट्स प्रोफेशनल रहे हैं। इनफैक्ट मेरे दादाजी भी एडवोकेट रहे हुए हैं। सो ओके। सारे प्रोफेशनल्स पेरेंट्स आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। सो घर पे सारे लोग प्रोफेशनल होने की वजह से पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है शुरू से ही। हुँ। सो उन्होंने हमेशा पुश किया है पढ़ाई करो, और जो कहते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कई सिचुएशंस में, ढील नहीं छोड़ते हैं। तो हुँ। उसका भी काफ़ी रोल रहा है मेरा पढ़ाई को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही इंक्लाइंड रहने में। ऐसा कभी हुआ है कि स्कूल में पढ़ाई के लिए मार रहे हैं या घर में कुछ पेरेंट्स जो बच्चों को मारते हैं या बहुत डाँटते हैं, तो तुम उन बच्चों में से कभी थे या यू आर वेरी सिंसियर एट दैट टाइम? पढ़ाई को लेकर थैंकफुली कभी ऐसे मार वगैरह तो नहीं पड़ी है। अ, मार नहीं पड़ी है, बट ठीक है 1-2 बार बाकी चीज़ों को लेकर स्कूल से कंप्लेंट आई होंगी। हुँ। बट पढ़ाई को लेकर एज़ सच कभी इतना इश्यू रहा नहीं था। डॉक्टर हरकिशन मतलब हमारे दर्शकों के लिए जो स्टूडेंट्स है काफ़ी, जो अलग-अलग सेगमेंट से आते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि 10th में ही ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए या 11th-12th में ही ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए। बट इज़ इट पॉसिबल कि सिर्फ़ आप अगर 10th में हो तो सिर्फ़ 10th में ही पढ़ाई करोगे तो आपका काम हो जाएगा? या जो बेसिक एजुकेशन रहता है सब 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये सब उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है? वेल पर्सनली मुझे ऐसा लगता है इट इज़ मोर अबाउट द हैबिट।
जो हम इनकलकेट करते हैं, तो वो जो हैबिट होती है वो बहुत यंग ईयर से इनकलकेट हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने लाइफ के 14-15 साल एकदम रिलैक्स रहा हूँ, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जस्ट पास हो रहा हूँ एंड 10th में सडनली बत्ती जलेगी और मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा और मैं बहुत एक्सेल कर जाऊँगा। ऐसा मेरे हिसाब से होना बहुत मुश्किल है। हुँ, मतलब यू नीड टू हैव दैट हैबिट राइट फ्रॉम द अर्ली ईयर्स। तो आई वुड एग्री कि ये जो हैबिट होती है पढ़ाई की, वो थोड़ा डेडिकेटेड रहना पड़ता है पढ़ाई को लेकर, ये अर्ली ईयर्स से ही आ जाना चाहिए, आई वुड सजेस्ट। एंड बाकी स्पोर्ट्स वगैरह कैसा था आपका बचपन में? स्कूलिंग डेज़ में आप कुछ गेम्स खेलते थे या कुछ ऐसा? सो आई वाज़ लाइक अ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मतलब ओके, थोड़ा बहुत सब खेलता हूँ, ओके। एकदम हाई लेवल का कुछ नहीं, थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लिया, हुँ, थोड़ा बहुत बैडमिंटन। हुँ, तो ये थोड़ा बहुत खेलता रहता था और आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने वो भी इंश्योर किया था कि मैं इस चीज़ में भी उतना ही इन्वॉल्व्ड रहूँ, पढ़ाई के अलावा भी, बिकॉज़ कहीं न कहीं ये भी आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके। अभी देख रहा हूँ जैसे-जैसे ये चीज़ें कम हो रही हैं तो हेल्थ पर उल्टा असर पड़ रहा है, तो इसलिए फिज़िकल हेल्थ के लिए भी आपको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक, हुँ, वो बहुत ज़रूरी है। एंड वो एक शायद रिलीज़िंग पॉइंट भी रहता है हमारे स्ट्रेस के लिए आई गेस। यस, मतलब बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आपको ऐसे सम पॉइंट्स ऑफ टाइम पर कुछ चाहिए होता है जो आपको डिटॉक्सिफाई कर दे, आपके पूरे माइंड को, एंड स्पोर्ट्स से अच्छा कुछ नहीं है। हुँ, आजकल लोग मैं देख रहा हूँ मोबाइल फ़ोन की तरफ जा रहे हैं, बहुत कॉमन कंप्लेंट है आजकल के पेरेंट्स की, स्पेशली जो टीन्स में हैं, वो बताते हैं उनके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक स्पोर्ट्स से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता अपना वो रिलीज़िंग पॉइंट या डिटॉक्सिफाई करने के लिए अपने मेंटल स्ट्रेस को, तो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइम ऑफ पढ़ाई रहना चाहिए क्या? या कोई टाइम टेबल रहना चाहिए क्या? स्टूडेंट्स ने कुछ रूटीन फॉलो करना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये बहुत ही पर्टिनेंट सवाल पूछा है आपने, बिकॉज़ अभी रिसेंटली मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, तो वहाँ ये डिस्कशन निकला था कि किस तरह से जो पुरानी जनरेशन थी, दे वर मोर ऑफ अर्ली राइज़र्स। वो सुबह 3-4 बजे उठ के पढ़ाई करना शुरू करते थे और फिर उसके बाद अपना दिन कंटिन्यू करते थे, रात को जल्दी सो जाते थे। व्हेयरएज़ आजकल की जनरेशन जो है वो रात को ज़्यादा जागने में बिलीव करती है। मतलब सुबह 3-4 बजे से उठने से अच्छा वो बोलेंगे हम रात को 3-4 बजे तक जाग के पढ़ाई करेंगे एंड देन अपनी नींद पूरी करेंगे। तो आई थिंक ये कोई ऐसा रिटन इन स्टोन नहीं है रूल कि ये बेटर टाइम है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। इनफैक्ट जिस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ तो ये भी बताया गया था कि शायद हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम जेनेटिक चेंजेस जो ह्यूमन बीइंग्स की रेस में हो रहे हैं, जिस वजह से ये जो टाइम का शिफ्ट हो रहा है कि लोग दे आर प्रेफरिंग टू स्टे अप इन द नाइट एंड हुँ, नॉट गेट अप अर्ली। हुँ, तो ये चेंज हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट मुझे फिर भी लगता है भले ही कितने भी चेंजेस हो जाएँ, लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो एक अर्ली राइज़र है, वो सुबह उठ के ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है, तो उसको सुबह उतना ही उठना चाहिए। हुँ। मैं भी अभी रिसेंटली कुछ ऐसी स्टडीज़ पढ़ रहा था कि व्हाट जीनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक चेंजेस आर हैपनिंग विथ ह्यूमन रेस। हुँ। तो उसमें एक ऐसा था कि आवर जो जॉ साइज़ है, वो रिड्यूस हो रहा है बिकॉज़ वी यूज़ इन एंशिएंट टाइम वी यूज्ड टू ईट लॉट ऑफ मीट एंड रॉ थिंग्स। या तो हमारा पावर बहुत रहता था, जबड़े का पावर ज़्यादा लगता था। तो अभी वो कम रहा है बिकॉज़ वी आर ऑल ईटिंग वेरी सॉफ्ट एंड कुक्ड फूड। एंड अनदर थिंग्स आर कि जो स्पाइन कर्वेचर है, वो सेल फोन की वजह से उसका शेप अभी चेंज हो रहा है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी चेंज हो रहा है। राइट, तो राइट। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट वी डिस्कस। एंड मुझे कभी-कभी बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे सर ने अगर कुछ पढ़ाया है, तो वो मैं उस दिन तो समझ जाता हूँ, लेकिन मुझे रिटेन नहीं रहता। हुँ, तो आप इस चीज़ों के साथ कैसे डील किए हो? मतलब आपका क्या पैटर्न था? कोई चीज़ें रहती हैं जो मेमोराइज़ करते हैं हम लोग हुँ। या कोई कंसेप्ट रहता है, समझ गया, लेकिन वो भी तो याद रहना चाहिए, राइट? गुड। तो इसमें क्या पैटर्न आप फ़ॉलो करते थे? मतलब आई थिंक ये बहुत ही यूनिवर्सल सा प्रॉब्लम है। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट से होते हैं, बट उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट्स को बार-बार रिविज़िट करना पड़ता है। यस। तभी जाके वो चीज़ को ग्रैस्प कर पाते हैं, उस पे अपना होल्ड बना पाते हैं। तो द बेस्ट स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से इसमें आपको यही करना चाहिए कि बार-बार उन चीज़ों को रिवाइज़ करते जाइए। द मोर यू रिवाइज़, आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स में कनेक्शंस हैं उतने स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे एंड वो चीज़ उतना ही परमानेंट मेमोरी में जाती जाएगी। कुछ समय में आप आज़मा के देखिए, पहले हमारा जब लैंडलाइन नंबर्स का ज़माना हुआ करता था, हमें सबके लैंडलाइन नंबर्स याद हुआ करते थे। ट्रू। आज आप वही लैंडलाइन नंबर्स देखेंगे, आपको याद नहीं है, बिकॉज़ वो आपके इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। तो अगर आपको वो यूज़ में नहीं आ रहा है,
आपके ब्रेन में वो रजिस्टर नहीं हो रहा है, मतलब आप वो भूलते जाएँगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बार-बार वो चीज़ों को रिविज़िट करते जाएँ इन व्हाटएवर कैपेसिटी। एक अलग सा सवाल कि आपको पता था क्या कि 10th में या 11th-12th में कि आपको डॉक्टर ही बनना है? ये आपका जो डॉक्टर जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ? मुझे इस नोट पर एक इंसिडेंस याद आ रहा है, मतलब मेरा एक अराउंड 1 डेढ़ साल का फ़ोटो है। जब इस फ़ोटो में मैं बैठा हूँ हुँ, एंड उसमें मेरे गले में स्टेथोस्कोप लगाकर मेरे पेरेंट्स ने वो फ़ोटो लिया है। सो बट आई मीन ऑन ऑन अ सीरियस नोट, तब तो मुझे पता भी नहीं था डॉक्टर क्या होता है, वो तो पेरेंट्स ने बस पहना दिया और हमने फ़ोटो ले लिया। बट ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम पॉइंट नहीं जो मैं आइडेंटिफ़ाई कर सकता हूँ कि तब मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है। हुँ, ये आई थिंक ओवर द इयर्स वो कहते हैं ना सबकॉन्शियसली हुँ, हमारे मेरे माइंड में रजिस्टर होता गया, नहीं ठीक है डॉक्टर बन सकते हैं, चलो बना जाए एंड बन गए। हुँ, तो कहीं न कहीं हो सकता है डॉक्टर पेरेंट्स थे, तो उसका थोड़ा रोल रहा होगा कि किस तरह से मतलब उनको देखकर वो हुँ, किस तरह के रोल में हैं हुँ, और सोसाइटी में किस तरह से रिस्पेक्ट मिलता है एक डॉक्टर को। हुँ। तो वो देखकर कहीं न कहीं एक इंस्पिरेशन आ गया कि नहीं डॉक्टर बनना है एंड बस आई वाज़ हियर। तो फिर 11th-12th के बाद आपका जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में यहाँ पे आपका एमबीबीएस में जॉइनिंग हो गया। तो कैसा डिफरेंस था एक 11th-12th नागपुर से एंड फिर जीएमसी नागपुर में एडमिशन के बाद क्या चेंजेस आए लाइफ में आपको क्या लगता है? एक अलग चौड़ आ जाता है जब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो प्राउड फीलिंग आता है क्योंकि मतलब पेरेंट्स भी फिर जिस तरह से सबको बताते हैं, वो उनके चेहरे पर खुशी देखकर वो कहीं न कहीं अपने अंदर भी वो आ जाता है कि नहीं हमने कुछ अचीव कर लिया है। यू आर फर्स्ट एमबीबीएस फ्रॉम योर फैमिली? येस, आई एम द फर्स्ट एमबीबीएस फ्रॉम माय इमीडिएट फैमिली। आज भी मतलब फैमिली का जो फर्स्ट डॉक्टर रहता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब हमारे तो पूरे जनरेशन में मैं फर्स्ट था पूरे फैमिली में, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल साइड। तो कैसा था आपका कॉलेज लाइफ जीएमसी का? कॉलेज लाइफ वाज़ गुड, मतलब आई वुड लाइक टू बिलीव मैंने स्कूल लाइफ में और अपने 11th-12th में शायद उतना एन्जॉय नहीं किया जितना कॉलेज लाइफ में किया। डॉक्टर हरकिशन, कई सारे स्टूडेंट अपने ये वीडियो देखते हैं एंड कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि उनके पेरेंट्स या उनके जो इर्द-गिर्द के लोग रहते हैं सीनियर वो काफ़ी फोकस करते हैं 10th एंड 12th के स्टडीज़ पे। 10th, 11th, 12th का जो पढ़ाई है वो इम्पोर्टेंट क्यों है स्टूडेंट लाइफ के लिए? मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो 10th स्टैंडर्ड हो गया आपका और 12th स्टैंडर्ड हो गया, मतलब देयर इज़ अ रीज़न व्हाई इन दोनों क्लासेस में एक बोर्ड एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट है हुँ, कि एक सेंट्रल इन अथॉरिटी होती है, वो इन सब जगह यूनिफ़ॉर्म एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। हुँ, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में वो इसी तरह से बनाया गया है कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है। मतलब अभी तक तो आप एक नॉर्मली नॉर्मली चढ़ रहे हो, लेकिन एक एकदम से एक स्टेपिंग स्टोन आ जाता है कि नहीं दिस इज़ गोइंग टू डिफाइन कि इसके आगे आपकी लाइफ़ कहाँ जाने वाली है। तो ये सोच समझ के अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में बना है तो एज़ स्टूडेंट्स हमें भी उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड अभी रिसेंटली मैं किसी को ये सजेस्ट कर रहा था कि बस जितनी मेहनत आप 12th स्टैंडर्ड में करोगे और इनफैक्ट 10th के लिए भी अप्लाई करेगा, वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी आगे की लाइफ आप एक साइकिल या स्कूटी पे बिताने वाले हो या आप एक कार में लग्ज़री कार में घूमने वाले हो। तो मतलब आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट है वो 1 साल। वो 1 साल वो कह सकते हैं मेक और ब्रेक वाला साल है कि वो आपकी लाइफ का पूरा डायरेक्शन बदल रहा है। हुँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एक बार 12th कर लो फिर तो आपकी ऐश ही ऐश है, हुँ, क्योंकि उसके बाद भी और चैलेंजेस आते हैं। लेकिन फिर भी आई थिंक एक डायरेक्शन मिल गया एक बार आपको कि नहीं आपने 12th में अच्छा कर लिया, यू हैव गॉटन इनटू अ मेडिकल कॉलेज हुँ। या यू हैव गॉटन इनटू अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उसके बाद ये तो है कि चलो जैसे भी धक्का मार के लेकिन आप पास होके आपके पास एक अच्छी ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाएगी एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ अहेड एंड दैट इज़ हाउ इट विल डिफाइन। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उतनी ही शिद्दत से इन 2 क्लासेस में पढ़ाई करें बिकॉज़ वो हमारे आगे का फ्यूचर डिटरमाइन करने वाले हैं। एंड जो 10th एंड 12th के जो बच्चे कंपटीशन फेस करते हैं, तो इज़ इट अ हेल्दी टू हैव अ कंपटीशन इन स्टूडेंट लाइफ? वेरी हेल्दी, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मैं कॉम्पिटिशन की वजह से ही थ्राइव किया हूँ हुँ, थ्रू एंड थ्रू। हुँ, मतलब जैसे अब आप ऐसा कह रहे हैं मुझे वही याद आ रहा है 12th स्टैंडर्ड में हमारी जब हमारा कोर्स हो जाता था हमारी ट्यूशन क्लास में, हुँ, तो उसके बाद लाइन से ग्रैंड टेस्ट होती थी हमारी। हुँ, तो उस ग्रैंड टेस्ट में हमारे स्कोर्स हमें मिलते थे। हुँ, तो डेली डेली टेस्ट होती थी, डेली हमारे स्कोर्स लगते थे, तो फिर
मेरे पेरेंट्स को मैं बताता था इतने नंबर आए हैं, वो और 3-4 लोगों के नाम पूछ के बोलते थे इसको कितने हैं, इसको ओके। कितने हैं। नॉट दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी डाउन या एनीथिंग लाइक दैट, बट वो एक तरह से मुझे एक थोड़ा मोटिवेट करता था कि नहीं, आई हैव टू डू गुड। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर उनसे कम स्कोर ला रहा हूँ तो मैं खराब हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। वो लोग अ लॉट ऑफ फैक्टर्स डिटरमाइन कि आप एग्जाम में कैसा करते हैं। ट्रू। लेकिन वो एक थोड़ा सेंस होता है अगर कि नहीं, वी हैव टू बी एट पार विद पीपल हु आर डूइंग गुड हुँ, इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। हुँ, आई थिंक इट इज़ मोर हेल्दी देन अनहेल्दी, एंड मैं तो बहुत रिकमेंड करूँगा उन सब एस्पिरेंट्स को जो ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि वो इस तरह का एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बिल्कुल बनाए रखें। साथ में ग्रुप स्टडीज़ करें, ताकि वो कहीं न कहीं एक वो माहौल बनता है पढ़ाई का, और वो बहुत डिटरमाइन करता है कि आप आगे अल्टीमेटली कहाँ लैंड करेंगे। हुँ। मैंने भी ऐसे ही देखा है अपने प्रिपरेशन के टाइम पर कि जो ग्रुप में स्टडी करते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो साथ में पढ़ते थे हमेशा। मेरा एक दोस्त था राहुल, वो काफ़ी ब्रिलियंट था, बहुत इंटेलिजेंट एंड ही वाज़ वेरी हार्ड वर्किंग। तो मैं बचपन से राहुल को देखता था कि राहुल कैसे पढ़ता है, कितना हार्ड वर्किंग है, कितना सुबह उठता है। तो समव्हेयर ही यूज्ड टू मोटिवेट मी अ लॉट। सुबह राहुल आ जाता था, हम लोग 5 बजे, 6 बजे हमारा ट्यूशन रहता था, तो वो रेडी रहता था 5 बजे। तो उसकी वजह से मैं उसे सरप्राइज़ करने के लिए मैं भी कभी-कभी रेडी हो जाता था। तो मे बी एंड कई लोगों के साथ मैंने ऐसे देखा है कि कोई पढ़ने वाले दोस्त लोग हैं, वो साथ में ही फिर किसी भी चीज़ में फील्ड में चल लग जाते हैं। कोई एंट्रेंस क्रैक कर लेते हैं यार और आगे लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही करते रहते हैं। बट देयर इज़ अ डाउन साइड जो मुझे लगता है, जो मैं काफ़ी देखता हूँ। कई बार ये जो कॉम्पिटिशन होता है, कई केसेस में थोड़ा अनहेल्दी सा भी हो जाता है, वेयर पेरेंट्स कंपेयर टू एन एक्सटेंट वेयर द चाइल्ड, मतलब वो बच्चे का ही सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है कि देख उसको तो ऐसा हो रहा है, तेरे साथ क्यों नहीं हो रहा हुँ, है। ये कंपटीशन उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। आई थिंक ये मेरा एक मैसेज रहेगा सभी को जो देख रहे हैं। हुँ। हेल्दी कंपटीशन इज़ गुड, बट जहाँ हमें हल्का सा भी लग रहा है कि वो अनहेल्दी की तरफ जा रहा है, तो उसको वहीं रोक देना चाहिए। एक मुझे पूछना था कि फिर 10th हो गया, फिर 11th-12th में आपका कैसा जर्नी रहा? 11th-12th आई थिंक हमारे समय, मतलब मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से अपीयर किया था 11th और 12th में। तो अ, एक कॉन्सेप्ट था बाइफोकल सब्जेक्ट्स का। हुँ, आई थिंक अभी भी वो होता होगा, जिसमें आपका एक ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते थे आप, जिससे आपके 2 और सब्जेक्ट आपके 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम से एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में, जहाँ मुझे पता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। मैं डिसाइड कर चुका था, बाय द एंड ऑफ 10th स्टैंडर्ड मैं श्योर था। तो अब मेरे केस में मैंने बोला कि मुझे मैथ्स और एक और लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं चाहिए, हुँ, उसकी जगह एक सिंगल सब्जेक्ट आ गया, हमारे टाइम फिशरीज़ था वो सब्जेक्ट। हुँ, तो वो एक फिशरी सब्जेक्ट लेके मेरे 2 सब्जेक्ट्स एलिमिनेट हो गए, तो मेरा प्रिपरेशन और फ़ोकस्ड हो गया कि वो 2 सब्जेक्ट्स का लोड कम हो गया, और मैं और अच्छे से फ़ोकस कर पाया पीसीबी पे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे। हुँ। लेकिन बहुत लोग द अदर वे अराउंड भी करते हैं कि नहीं, वो श्योर नहीं होते हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या मे बी कोई और थर्ड जगह जाना, तो वो सारे सब्जेक्ट्स निकल के आगे बढ़ सकते हैं। ओके एंड 11th-12th में कैसा चलता था फिर पढ़ाई, कोचिंग क्लासेस एंड ऑल? यस, यस, यस। कोचिंग क्लासेस बहुत रेगुलरली जाते थे। हाँ, वो आई थिंक कॉर्नरस्टोन हो गया है आजकल, तो हुँ, और ज़्यादा मुझे दिख रहा है हुँ। कि कोचिंग क्लासेस के इर्द-गिर्द ही आपका पूरा प्रिपरेशन और आपका अल्टीमेट रिज़ल्ट डिटरमाइन होता है। एंड 11th-12th में पढ़ाई का पैटर्न कैसे रहता था कि सुबह पढ़ते थे आप या जब ट्यूशन्स के बीच में कोई गैप रहता है तब पढ़ते थे या इवनिंग में या लेट नाइट ऐसा कुछ पढ़ाई का पैटर्न था? मतलब कोई फिक्स पैटर्न था नहीं एक्चुअली। मेरा ऐसा था कि मल्टीपल ट्यूशन जाता था मैं। सो फिज़िक्स के लिए देयर इज़ वन वेरी रेप्यूटेड टीचर हियर, हुँ, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायोलॉजी के लिए अलग। हुँ, तो द डे वाज़ स्प्रेड इन हुँ, इन द फॉर्म ऑफ दीज़ ट्यूशन्स। तो अब 2 ट्यूशन्स के बीच में जब बहुत ज़्यादा गैप, मतलब मेरा ऐसा था कि सुबह एक ट्यूशन होती थी एंड देन नेक्स्ट ट्यूशन सीधा आफ्टरनून में होती थी। ओके, सो वो ट्यूशन से लौट के फिर जो समय मिल गया उसमें पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद एक बार आफ्टरनून में ट्यूशन में गए तो फिर घर आते-आते रात हो जाती थी। फिर उसके बाद चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती थी। ओके, तो मेरी जो मेजरली पढ़ाई होती थी वो दिन में होती थी। बट जब ट्यूशन्स नहीं थे तो मैंने बहुत बार ऑल नाइटर्स भी पुल किए हैं। तो कहने का मतलब ऐसा कोई फिक्स फिक्स पैटर्न नहीं। पैटर्न नहीं था। बट इन डेज़ व्हेन जो मेरा ट्यूशन्स वाला शेड्यूल था उसमें मैं दिन में मेजॉरिटी पढ़ाई कर लेता था। ओके, जैसे अपन ने ट्यूशन एंड कोचिंग की बातें की, तो आपको क्या लगता है कि तब अगर आपको कोई डॉक्टर्स या डॉक्टर लोगों का टीम गाइड करता था 11th-12th में टू बिकम अ डॉक्टर, हुँ। तो वो थोड़ा-सा गाइडेंस के बेसिस पे थोड़ा डिफरेंट या अच्छा रहता था और बेटर रहता था? आई वुड लाइक टू बिलीव अच्छा ही होगा। ओके, बिकॉज़ अगर वो
मेरा टीचर या मेरा इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर अगर एक डॉक्टर है, हुँ, तो कहीं न कहीं ही हैज़ गॉन थ्रू दीज़ फेजेज़ जो मैं एज़ अ स्टूडेंट, मैं एज़ अ एस्पिरेंट गो थ्रू कर रहा हूँ। जैसे मेरे स्कोर्स कभी डाउन चले गए, तो उनके भी समय में उनके स्कोर्स कभी डाउन गए होंगे, सो वहाँ से बाउंस बैक कैसा करना है, वो थोड़ा शायद बेटर इक्विप्ड रहेंगे उस चीज़ को हैंडल करने में। एंड ऑफ कोर्स अब आप भी जानते ही हैं, डॉक्टर जब आप बन रहे हैं, तो एमबीबीएस के दौरान जो करिकुलम होता है, पीजी एंट्रेंस जैसी एग्ज़ाम हम क्रैक करते हैं, तो यस। इट इज़ नॉट वेरी ईज़ी। सो इफ यू हैव बीन थ्रू सम ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स ऑल अराउंड, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं फिर ये सब एक्सपीरियंसेस के साथ आप एक बेटर गाइड बन सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो उस रास्ते पर चलने की फिराक में हैं। हुँ, मैं अभी रिसेंटली एक गाँव में गया था, वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर दे रहा था 12th के। तो एक मिड 12th का बच्चा आके मुझे पूछा, मिड 12th का, कि सर डॉक्टर कैसे बनना है? तो एंड वो एग्ज़ाम के लिए कौन-से सब्जेक्ट रहेंगे? एंड इट वाज़ नॉट फार फ्रॉम नागपुर एक्चुअली, इट वाज़ जस्ट 60-70 किलोमीटर्स अवे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर ये बच्चे को मैं अगर अभी बता भी दूँ कि ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट रहते हैं, तो हाउ ही विल गोइंग टू प्रिपेयर इन 6 और 8 मंथ्स? एंड मुझे बुरा भी ऐसा लगा कि अगर इस बच्चे को अगर प्रॉपर गाइड किया जाता, तो शायद वो मे बी पढ़ाई करके इसी साल लग जाता या उसको रिपीट करने का ज़रूरत नहीं गिरता। तो मुझे ऐसा लगता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सिस्टम कि एक अवेयरनेस, एक प्रॉपर गाइडेंस बच्चों तक पहुँचे। सर फिर आप 12th के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में लगे एमबीबीएस के लिए, तो वहाँ के दिन कैसे थे आपके? एमबीबीएस के दिन जीएमसी नागपुर में बहुत ही सुहाने थे। ओके, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने स्कूल डेज़ में या 11th-12th में एन्जॉय नहीं किया होगा, उससे कहीं ज़्यादा मैंने उन 4 साढ़े 4 सालों में कर लिया। यस। हर तरह की नॉन एकेडमिक चीज़ें की हैं, बहुत सोशल कॉजेज़ में अपने आप को इन्वॉल्व किया, बहुत ही को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व किया। जैसे मुझे डांस करना उतना अच्छे से आता नहीं है, वो मेरा कम्फर्ट ज़ोन नहीं है, बट आई वेंट इंटू दैट एंड डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। सो ऐसे ही बहुत चीज़ें की हैं जो मैंने पहले नहीं की थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि एक बार आप एमबीबीएस कॉलेज में घुस जाते हैं, मतलब फिर उसके बाद लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। बट जीएमसी नागपुर, आई थिंक आप भी एग्री करेंगे, आप हमारे म्यूज़िक क्लब के काफ़ी प्रोमिनेंट मेंबर एंड प्रेज़िडेंट रह चुके हैं। तो it is a life full of something which is happening every now and then. So बहुत कुछ वहाँ पर भी देखा है, किया है, सुना है, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ-साथ जो ज़रूरी है, समय पर पढ़ाई करो ताकि यू आर लिविंग अप टू दैट स्टैंडर्ड्स, वो भी ज़रूरी था। एंड वहाँ से साइकियाट्रिस्ट बनने का कैसा तय हुआ आपका? ये मुझे बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि हाउ डिड यू ज़ीरो डाउन ऑन साइकियाट्री? हुँ, क्योंकि साइकियाट्री थोड़ा एक ऑफबीट सा चॉइस है। अगर आप किसी भी डॉक्टर को बोलेंगे, मतलब डॉक्टर नहीं, बट एक एस्पिरेंट को पूछेंगे कि आपको आगे जाके किस स्पेशलिटी का डॉक्टर बनना है, तो लोग फिजिशियन बोलेंगे, सर्जन बोलेंगे, या आजकल रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी का ट्रेंड है। तो लोग मुझे यही पूछते हैं कि साइकियाट्री कैसे आपने चूज़ किया? तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय एमबीबीएस ऐसे बहुत समय थे जहाँ, और आई थिंक ये सभी की लाइफ में आता है कि जब आप अपना एमबीबीएस कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि मैं कहाँ के लिए बना हूँ, या इनफैक्ट मैं यहाँ के लिए बना भी हूँ या नहीं, ऐसा भी सवाल आता है। तो साइकाइट्री ऐसा एक स्पेस था जहाँ मुझे लगा कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा, जहाँ पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होता है कि दैट इटसेल्फ इज इनफ टू हील अ लॉट ऑफ पीपल। तो मुझे लगा कि साइकियाट्री एक ऐसा स्पेस है जहाँ मैं अपना बेस्ट कर पाऊँगा। एंड ऑन 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 अ वेरी लाइट नोट, जब मेरा सर्जरी का पोस्टिंग चल रहा था इंटर्नशिप में, तो द डे आई गिव माय फर्स्ट सूचर, हुँ। तो हमारे यहाँ जूनियर रेजिडेंट्स होते थे, वो सिखाते थे सूचरिंग वगैरह। तो वो सूचर देखते से ही मुझे मेरे जेआर ने बोल दिया था कि बॉस तू सर्जरी तो मत लेना। तो उसके बाद सर्जिकल ब्रांचेस तो एलिमिनेट हो ही चुके थे, एंड देन येस आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट द fascinating एस्पेक्ट्स ऑफ साइकियाट्री जो मुझे फिर वहाँ खींच कर ले गया। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि मुझे भी मेरा सेकंड ऑप्शन साइकियाट्री था हमेशा से। आई यूज्ड टू लव साइकियाट्री एंड द द वे ब्रेन वर्क्स, ये चीज़ें काफ़ी मुझे इम्पैक्ट करती थी। जैसे आपने बोला कि यू हील बाय वर्ड्स, दैट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल सेंटेंस एंड आई हैव सीन मेनी पीपल अराउंड मी, जिन लोगों को मैंने जब साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गया हूँ, एंड द वे दे हैव बिहेव्ड डॉक्टर्स एंड द वे दे हैव हील्ड दोज़ पेशेंट्स,
उन चीज़ों का काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मेरे ऊपर है। सर अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं कि हमने एग्ज़ाम के दौरान स्ट्रेस कैसे मैनेज करना चाहिए, फ़ोन कैसे यूज़ करना चाहिए, तो आपका क्या एडवाइस रहेगा बच्चों के लिए? वेल स्ट्रेस सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेस एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमिनन है। ओके, बहुत लोग जो होते हैं वो स्ट्रेस को लेकर ही पैनिक कर जाते हैं और फिर उनका स्ट्रेस एक्स्पोनेंशियली बढ़ता जाता है। ओके। तो बहुत ज़रूरी है हम ये समझें कि स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं। हुँ, मतलब कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अगर मैंने आपको डाल दिया तो आपके अंदर स्ट्रेस आना स्वाभाविक है। इनफैक्ट ऐसा कहा गया है कि कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एक्चुअली ज़रूरी होता है आपकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए। ओके, फॉर दोज़ हू आर इंटरेस्टेड आप जाकर पढ़ सकते हैं यर्कीज़ डोड्सन कर्व के बारे में जो बोलता है कि एक अमाउंट ऑफ स्ट्रेस तो बहुत ज़रूरी है आपके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमल रखने के लिए। उसके बाद फिर जैसे-जैसे अगर वो ओवरवेलमिंग स्ट्रेस हो जाता है तो फिर धीरे-धीरे आपका परफॉर्मेंस घटना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो वही कि इस स्ट्रेस को नॉर्मलाइज़ करें, जितना हो सके अपने आप को बोले नहीं दिस इज़ समथिंग व्हिच मेरे साथ हो रहा है तो बाकियों के साथ भी हो रहा होगा। हुँ, एंड ऑन द सेम लाइन्स आप अपने दोस्तों से बात करिए, आप उनसे बोलिए यार मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तुझे कैसा लग रहा है? हुँ, तो कहीं न कहीं वो बात करके, फीलिंग शेयर करके भी हमें बहुत हल्का लगता है। अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने बड़े भैया, बड़े दीदी हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, ऐसे जो रिलायबल लोग हैं उनसे बात करिए। जितना हो सके जस्ट टॉक अबाउट योर फीलिंग्स उससे बहुत हद तक आपको रिलैक्सेशन मिलता है। सर ये सेल्फ टॉक भी इम्पोर्टेंट रहता है क्या? बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप से बात करते रहें। कि किस तरह से हम अपने थॉट्स को नेगेट कर सकते हैं। हुँ, कई बार जब हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, हमारे मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हुँ, तो बहुत ज़रूरी है हम सिचुएशन में अपने आप से बात करें और उन नेगेटिव थॉट्स को काउंटर करें। तो इस सिचुएशन में सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, उसके साथ ही मुझे लगता है कि एक रूटीन बना लीजिए जिसमें पढ़ाई के अलावा भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हुँ, लाइक हमने बात की स्पोर्ट्स के बारे में तो मेबी एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आप स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे बट उसके कुछ समय पहले तक अगर आप रेगुलरली एक ऐसा रूटीन रखें जहाँ आप स्पोर्ट्स को थोड़ा समय दे रहे हैं। कुछ मेडिटेशन या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ेज़ या योगा हमारे कल्चर में जो इतना प्रेवलेंट है योगासनास आप कर सकते हैं ताकि आप थोड़ा स्ट्रेस से अपने आप को दूर रख सकें। अ, सर कई लोग आजकल स्ट्रेस रिलीफ़ करने के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन में कोई कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं या कोई शो देखते हैं या नेटफ्लिक्स पे चले जाते हैं एंड वहाँ पे कुछ सीरीज़ स्टार्ट कर देते हैं। इज़ इट यूज़फुल टू रिलीव स्ट्रेस? वेल इट इज़ वेरी यूज़फुल टू रिलीव स्ट्रेस बट नॉट थ्रू दीज़ मीन्स। ओके। मैं बॉबी रिसेंटली एक यंग लड़का आया था, उसकी मम्मी उसको मेरे पास ले आई थी अबाउट गाइडेंस फॉर फर्दर स्टडीज़। तो मैंने एक चीज़ उससे यही कही थी कि अ, किस तरह से हमारे समय पे व्हाट्सऐप, फेसबुक ये सब चीज़ें नहीं थी, उसका बहुत रोल था कि आज हम जहाँ हैं। बिकॉज़ मुझे याद है अभी भी व्हाट्सऐप शायद 2012-2013 में आया होगा ज्ञान ईयर ऑफ एमबीबीएस। तब तक हम मतलब बच गए थे तो तब तक हम उतने एक्सपोज़ नहीं थे उस चीज़ को लेकर। एसएमएस का ट्रेंड था हमारे समय बस उससे ज़्यादा लेकिन कुछ नहीं था। तो हम उस वजह से आज जहाँ हैं वहाँ पहुँच पाए हैं बिकॉज़ ये चीज़ें आज इतनी प्रेवेलेंट है। मतलब मैं देख रहा हूँ अब देखो कुछ हद तक तो ज़रूरी है फ़ोन यूज़ करना कि भाई ट्यूशन का कोई ग्रुप हो गया आजकल तो वहाँ अपडेट्स आते रहते हैं। बच्चों के कई ऐप आ गए हैं आजकल जिसमें वो लेक्चर्स सुनते रहते हैं, यूट्यूब पर काफ़ी लेक्चर्स सुन रहे हैं, फेयर इनफ मतलब लेकिन हमें एंश्योर करना चाहिए कि ये जो यूज़ है सिर्फ़ वहीं तक सीमित रहे। एक छोटा-सा टेस्ट अगर आप कर सकें, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप बस अपने हर फ़ोन में एक सेटिंग्स में एक जगह होती है जहाँ आपको पता चलता है कि आपने हर 24 आवर्स में कितना फ़ोन यूज़ किया है हुँ, एंड कौन से ऐप्स में कितना समय दिया है। जाकर देखिए आपको शॉक लगेगा। मतलब आपको मतलब मैंने ऐसे बहुत यंग लोगों को अपने सामने करवाया है, दे वर शॉक्ड टू सी कि उन्होंने 6-7 घंटे अपने फ़ोन में दिए हैं व्हिच इज़ लाइक 1/4 ऑफ देयर डे। उनको अगर मैंने पूछा तुमको क्या लगता है कि तुमने कितना समय दिया होगा वो सेटिंग्स में देखने के पहले वो बोलते हैं 2-3 घंटा एंड दे आर शॉक्ड टू सी कि वो 2-3 टाइम्स मोर टाइम्स दे चुके हैं उस गैजेट में। तो सबसे पहले वो रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ जाकर देखें कि आपने कौन से ऐप में कितना समय बिताया है एंड उसको किस तरह से आप कम करके एकदम मिनिमल पर ला सकते हैं। बिकॉज़ जैसे मैं पहले भी कहा कि ये बहुत ही मेक और ब्रेक वाले ईयर्स रहते हैं आपके 10th और 12th स्टैंडर्ड। यस। स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियोज़ एंड अदर थिंग्स कैन वेट मतलब वो सब चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं। बट इफ यू आर बिकॉज़ देखिए स्मार्टफ़ोन्स हमारे जो एंड्रॉयड है, आईओएस है, गूगल है ये सब लोग बहुत स्मार्टली डिज़ाइन करते हैं फ़ोन। उनका एल्गोरिदम ही ऐसा है कि अगर आपने एक स्टैंड अप वीडियो देखा है, तो इमीडिएटली आफ्टर इट एंड्स वो एक और स्टैंड अप आपको दिखाएगा। दे आर एसेंशियली
आई मीन यूजिंग योर टाइम फॉर देयर बेनिफिट। एंड ये कहीं न कहीं हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, एंड ये एल्गोरिदम से बचने के लिए मैं तो सजेस्ट करूँगा ये सब चीज़ों से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। हुँ। एक बहुत स्ट्रिक्ट चेक रखें नंबर ऑफ आवर्स पर, ताकि यू सेव योर प्रेशियस टाइम। एंड आई थिंक इस समय पर टाइम इज़ मार्क्स। लोग बोलते हैं टाइम इज़ मनी, बट मैं बोलूँगा फॉर स्टूडेंट्स टाइम इज़ इक्वल टू मार्क्स। सो जितना आप समय बचा सके उतने आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। Sir, is there any particular technique to use phone? वेल आई थिंक दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन वेरी यूज़फुल स्ट्रैटेजी जो मैंने अपने एमडी के दौरान यूज़ की थी। इट्स कॉल्ड द पोमोडोरो टेक्निक, समथिंग लाइक दैट। उसमें ऐसा था कि मैं अगले 25 मिनट तक सिर्फ पढ़ाई करूँगा, Okay. एंड उसके बाद एक 5 मिनट का छोटा-सा ब्रेक रहेगा, हुँ, एंड उस 5 मिनट में मैं आई कैन यूज़ माय फ़ोन। okay, ऐसे आधे-आधे घंटे के 4 या 5 साइकिल्स रहेंगे, उसके बाद आई टेक अ स्लाइटली लॉन्गर ब्रेक। okay, सो दैट इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे। इफ एट ऑल अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ भी रहा है, यू नीड टू चेक योर फ़ोन, तो वो 5 मिनट ही है आपके पास, एंड वो 5 मिनट में आप जो कर सकते हैं आप करिए, बट द 6th मिनट यू आर बैक टू योर स्टडीज़। सो इफ यू कैन यूज़ समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ हुँ, अ वेरी यूज़फुल स्ट्रैटेजी। डेफ़िनेटली क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि कई सारे लोग इतना फ़ोन इवन इन ऑनलाइन क्लासेस दे अटेंड 8 आवर्स 6 आवर्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड उसके बाद वो स्टैंड अप कॉमेडी एंड अदर स्टफ जो अवेलेबल रहता है इंटरनेट पर वो देखते हैं एंड उससे वो इतने फटीग हो जाते हैं, इतने ड्रेन हो जाते हैं कि वो सेल्फ स्टडी कुछ कर ही नहीं पाते। व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगर आपको कोई कुछ सिखाया है, उन्होंने तो अपना काम कर दिया। आपको भी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे लगा कि हाँ, अपने को समझ रहा है। बट अनलेस यू टेक दैट टॉपिक एंड उसको आप जब तक अच्छे से पढ़ते नहीं, प्रिपेयर नहीं करते, सेल्फ स्टडी नहीं करते, तो वो रिटेन ही नहीं होता। इतना ड्रेन होने के बाद आई डोंट थिंक कोई फिर से पढ़ाई कर पाता। हुँ, तो आई गेस दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग कि जो स्ट्रेस बिल्ड करता है बच्चों में, यस, यस। उनको कॉम्पिटिशन में थोड़ा पीछे रखता है। दैट इज़ हुँ, वेरी इम्पोर्टेंट एंड अनदर थिंग कि बच्चों के साथ जो 10th या 11th-12th में बच्चे रहते हैं, उनके पेरेंट्स भी काफ़ी हाई अलर्ट पे रहते हैं उस पर। बट अनदर साइड इज़ कुछ पेरेंट्स रहते हैं जो काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं बच्चों को, लेकिन कुछ पेरेंट्स बहुत ही अग्रेसिव रहते हैं रिलेटेड टू देयर 12th परफॉर्मेंस एंड ऑल। तो पेरेंट्स के लिए भी कुछ अपन बता सकते हैं कि कैसे गाइड करना चाहिए बच्चों को? सर आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी रहेगी, एंड आपको उस बच्चे से एक्स्ट्रावेगेंटली हाई एक्सपेक्ट नहीं करना है। हुँ, हर पेरेंट को एक छोटा-सा अंदाज़ा तो होता है कि मेरा बच्चा यहाँ तक तो कर ही सकता है। अब अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा उसके आस-पास कहीं है, तो डोंट पुट अनड्यू प्रेशर ऑन हिम और हर और देम, बिकॉज़ उससे उनका प्रेशर और नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। यस, अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, थोड़ा स्कोप है कि बच्चा और अच्छे से कर सके, हुँ, इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी अग्रेसिव विद देम, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, हुँ, आप उनके साथ एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में बैठें। मतलब हुँ, उनके साथ बैठें, उनको बोलें, "यार, मुझे लगता है कि तुम इससे और अच्छा कर सकते हो। ये पॉइंट्स हैं जहाँ मुझे लग रहा है कि तुम और ज़्यादा फ्रूटफुल कर सकते हो अपने दिन को लेकर।" एंड वो चीज़ पे हम ज उनको फ़ोकस करवाएँ। बजाए इसके कि हम उनको बहुत ज़्यादा डाँट रहे हैं, फटकार रहे हैं, उनके सब तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द होल थिंग वो उतना आउटपुट निकलेगा नहीं आपका। तो बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स भी अपना एक काम माइंड रखें इस दौरान, बिकॉज़ जितना आप स्ट्रेस में आएँगे उतना कहीं न कहीं वो आपका बेटा-बेटी भी वो उसको देखकर अपने आप में इंटरनलाइज़ कर लेगा, एंड फिर उसके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा वो। थैंक यू सो मच डॉक्टर हरकिशन फॉर सच अ एंगेजिंग डिस्कशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड गुड लक फॉर योर वेंचर अहेड। थैंक यू सो मच।